हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, केवीएस कंप्यूटर का सिलेबस हमने आपको हमारे चैनल पे कंप्लीट करा दिया। जिसने भी ये नहीं देखा उसको देख लीजिए। आप सभी को पता है कि आपका जो केवीएस का टॉपिक है कंप्यूटर का, कहीं ये 10 मार्क्स का है, कहीं ये 15 मार्क्स का है और कहीं ये 20 मार्क्स का आपसे पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए इसके अलावा केवीएस की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे चैनल पर चल रही है। जिसने उसमें एनरोल नहीं करा वो यहाँ से एनरोल कर लीजिए। और मैं अब क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, जैसे इंडियन आईटी एक्ट हो गया, ठीक है, ई गवर्नेंस हो गया, इस मोबाइल स्मार्टफोन हो गया, इन्फॉर्मेशन कियोस्क हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पाँच 10 मिनट में आपको कंप्लीट करा देता हूँ, जिससे क्या होगा, आप इनका रिवीजन कर सकें एग्जाम से पहले। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंडियन आईटी एक्ट में सर ने क्या बताया था, कौन सा पॉइंट याद रखना है, तो आप इस लेक्चर को चलाइए। 5 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको वो 1-1.5 घंटे का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसलिए मैं ये आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखिए एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाना है कि आपको सब कुछ आता है। आपने भले ही नहीं पढ़ा हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत लेट तैयारी करी होगी, तो उनको मॉरल कहीं डाउन हो रहा होगा। ये सोच रहे होंगे कि यार थोड़ा सा समय और मिल जाता, थोड़ा ये। देखो सभी के साथ प्रॉब्लम होती है, ये किसी एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। 99% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा और समय मिल जाता, थोड़ा और समय नहीं होता। जब समय होता है तब इंसान क्या कर रहा होता है, यूट्यूब, वो इंस्टाग्राम चला रहा होता है, यूट्यूब पे मूवीज़ देख रहा होता है, गाने देख रहा होता है, ठीक है। समय तो सबके पास होता है, पर समय का यूटिलाइजेशन जो करता है ना, उसका यूज़ होता है। तो अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है, तब भी आप ये सोचिए कि इन पॉइंट्स को जल्दी से जल्दी देखे जाइए। बस आपको क्या करना है, हर पॉइंट को एक बार देख लेना है। इतना टाइम है कि आप सभी पॉइंटों को एक बार जरूर देख सकते हैं। एक बार 2-2 मिनट में उसको देखने की कोशिश करेंगे, आपको एक एक पॉइंट तो याद हो ही जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो ये सोचिए कि मेरे को मतलब क्वेश्चन आ भी रहा हो या नहीं भी आ रहा हो, तो इसका आंसर मेरे को करके आना है। ऐसा नहीं लपेटाबाजी करना है, जैसे क्वेश्चन ये कोई क्वेश्चन ये, ऐसा नहीं। उस क्वेश्चन पे सोचिए, 2 सेकंड ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लीजिए, सोच समझ के उसको करने का ट्राई करें। देखो रीजनिंग बहुत ईजी आती है, आपकी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा ईजी रीजनिंग आती है। मैथ्स में सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करने हैं, ठीक है। आप उनका एप्लीकेशन भी यूज़ नहीं कर पा रहे, तो एक एक क्वेश्चन आप एक फॉर्मूला देखिए। आपका जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपके रेशियो है, ठीक है। अब रेशियो में आप एक क्वेश्चन उठाइए कि रेशियो का एप्लीकेशन कैसे करना है, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपको क्या होता है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना होता है ना, तो आप हर टॉपिक के बारे में एक एक पॉइंट भी देख कर जाएंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपने ये उठा लिया हार्डवेयर, तो हार्डवेयर के बारे में 10,000 चीज़ें देखने से बढ़िया है इसके बारे में एक देख लीजिए, इसके बारे में एक देख लीजिए, सबके बारे में एक देख लीजिए। कॉन्फिडेंस, यार आपको जो अंदर से जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपसे 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा ठीक करा के आएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो 10-12 क्वेश्चन गलत भी करवाया आएगा। हालांकि 3-4 क्वेश्चन तो हर कोई गलत करता है, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो तो 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा गलत करता है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और जिसने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, जिसने सब कुछ पढ़ा है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाने का भी सिंपल सा तरीका है। हर टॉपिक में से 2-2 पॉइंट, 4-4 पॉइंट जो आपने नोट्स बनाए उनका रिवाइज करिए, तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस का सिंपल सा मेथड है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक लिखा हुआ है आपने उसके बारे में 4 पॉइंट याद रख लिए तो आपका कॉन्फिडेंस आ गया। भले ही वो 5वें पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ ले, कोई बात नहीं, पर वो 4 पॉइंट पे वो आपकी ये हेल्प करेंगे कि वो एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे। अच्छा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये होगा शायद, और वो ही निकलता है फिर आंसर, ठीक है। तो एक ये मत सोचिए कि आपने वो टॉपिक पढ़ा है, पूछेगा क्या, मुझे क्या पता। वो जो पूछेगा भाड़ में जाए, वो जो नहीं है उसको ढूंढ लो आप, ठीक है। आप मतलब एनालिसिस करेंगे, जब आपने थोड़ी चीज़ें पढ़ी है तो आप ये एनालिसिस तो कर सकते हैं खुद से कि भाई ये चीज़ तो नहीं होगी, ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, ये वाला इसका आंसर नहीं होगा, तब अपने आप सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके आना, 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक करके आओगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है। और अगर फिर भी आपको कोई समस्या है किसी भी टॉपिक में, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत उसका आंसर दिया जाएगा। 1-2 घंटे में ही दे देते हैं हम आंसर, ठीक है। देखिए आपको अगर कोई समस्या है तो आप मुझे क्या है, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सअप के अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका आंसर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर चलो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आ जाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आ जाइए, चलते हैं पीडीएफ पे जो मैंने आपके लिए डाउनलोड करी है, जहाँ पे आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके सामने ये मैं पीडीएफ लेकर आ गया हूँ, जहाँ पे मैंने आपके लिए रिवीजन के नोट्स बना दिए हैं, जिससे आपका और जल्दी रिवीजन हो सके, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं, सर मैं इनके कंटिन्यू रखूँ, ये जो 3-4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके आपके लिए रिवीजन सीरीज़ मतलब ले आऊँ, है ना, जिससे आपका रिवीजन हो जाए अच्छे से। अब देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कौन सा, ये चीज़ याद रखनी है सबसे पहले तो, कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कौन सा है, 2000 का है, ठीक है।
इसका जो अधिनियम संख्या है वो कौन सी है, 21 है। ये अधिनियम संख्या याद करनी है। इसमें डेट याद करनी है कि अधिनियम, ये जो अधिनियम बनाया गया था, लिखा गया था, ये 9 जून 2000 को रेडी हो गया था, परंतु ये अस्तित्व में कब आया था, 17 अक्टूबर 2000 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये डेट याद रखनी है। अस्तित्व में कब आया ये अधिनियम, तो ये अधिनियम अस्तित्व में आया था 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, ये डेट याद रख सकते हैं। साथ में ये याद रखना है कि ये 9 जून 2000 को ये अधिनियम बनकर तैयार हो गया था। अब देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस एक्ट एप्लीकेबल टू, है ना, दिस एक्ट, ये वाला जो एक्ट है ये किस पे एप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहला पॉइंट है इंडियन पेनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860, ईयर याद रखना है, 1860 का इंडियन पेनल कोड या भारतीय दंड संहिता इस पे लागू होता है। दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पे लागू होता है। फिर तीसरा हो जाएगा बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। ठीक है, तीसरा ये याद रखना है, इस पे भी ये अधिनियम लागू होता है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अधिनियम में, तो यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, है ना, कौन सा, 1891 का है ये बैंकर्स बुक्स एक्ट, बैंकर बाह्य साक्ष्य अधिनियम हिंदी में बोलेंगे। और चौथा हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई एक्ट जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट, तो इस पे ये लागू होता है। तो ये 4 एक्ट हैं, इन पर ये लागू होता है अधिनियम। आ जाइए फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 51st रिपब्लिक डे को ये क्या है, अधिनियम अधिनियमित होता है। फिर यहाँ पे देखिए संक्षिप्त नाम एंड विस्तार लागू, तो इसका जो संक्षिप्त नाम होगा क्या होगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इसको बोला जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ये एक्ट संपूर्ण भारत पे लागू होता है और इसके अंदर क्या है इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने अगर भारत से बाहर रह रहा है और उसने कोई अपराध किया है, कोई उल्लंघन किया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय सरकार क्या करेगी, अधिसूचना द्वारा नियत करेगी इस अधिनियम में अगर कुछ भी उपबंध करने हैं, कोई तारीख किसको इंट्रोड्यूस करना है, वो सब केंद्र सरकार के अधीन आएगा। ये किसके पास आएगा, जो केंद्र सरकार। ठीक है, राज्य सरकार नहीं है, केंद्र सरकार है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में ये लिखा हुआ है कि धारा 1 की उपधारा 4, ये इंपॉर्टेंट है, इस धारा 1 की उपधारा 4 में क्या दे रखा है कि ये अधिनियम किस किस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो क्या याद करना है, धारा 1 की उपधारा 4 में ये दे रखा है कि ये अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा। किन किन पर लागू नहीं होगा, यहाँ ये हिंदी में आप नाम पढ़ सकते हैं, मैं इंग्लिश में इनके नाम पढ़ के बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो नथिंग इन दिस एक्ट शैल एप्लीकेबल टू। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, दूसरा हो जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नीज एक्ट 1882। तीसरा हो जाएगा इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो आपको क्या करना है, नेगोशिएबल करना है, 1881 में स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर ये दोनों तो 1882 के ही एक्ट है, पावर ऑफ अटॉर्नी और इंडियन ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इनको याद रख लें। फिर चौथा एक्ट हो जाएगा द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, तो ये याद रखना है। ठीक है, ये चारों एक्ट अच्छे से याद कर लीजिए, 1-2 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है तो वो क्या होगा, वो भी इसके अंदर मान्य हो जाएगा, है ना। एनी सच क्लास ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है या ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको गजट नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इसके अंदर ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये वाले एक्ट तो बहुत अच्छे से याद रखना है, शुरू के 4 वाले। ठीक है, आ जाइए अब आगे। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने कुछ ये लाइन लिखी है तो हिंदी में ही बता देता हूँ इसको क्या है। देखो, तकनीकी कानून 9 जनवरी 2000 को पेश किया गया था। ठीक है, पेश तो नहीं पूछेंगे आपसे डेट, परंतु अभी याद रख लें संयुक्त राष्ट्र ने क्या करा था, इस नियमावली में संवाद के आदान प्रदान के लिए जो सूचना तकनीक जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अपन डिजिटली यूज़ कर रहे हैं और जो उससे पहले अपन कागज़ का इस्तेमाल करते थे, तो इन दोनों को एक समान महत्व दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप जो पहले क्या था, आप जो पेपर पे डॉक्यूमेंट लिख के भेजते थे उसको क्या माना जाता था, उसको वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता था। ठीक है, परंतु अब जो आप है ना इलेक्ट्रॉनिकली जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो भेज रहे हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा संवाद कर रहे हैं, उसको भी उतनी ही मान्यता है जितनी पेपर वाले को है, ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, देखिए यहाँ पे इससे सरकारी संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दस्तावेज आदान प्रदान संभव हो सकता है। अब वही वाली बात है कि जो इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक्स एक्ट 1891 और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, इन पर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। वापस से वही पॉइंट आ गया था। ठीक है, अब ये एक्ट एप्लीकेबल कब हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 को ये अस्तित्व में आया। ठीक है, एप्लीकेबल हो जाना मतलब अस्तित्व में आ गया, एक तरीके से सब पे लागू हो गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 5 फरवरी 2009, ये डेट याद रखनी है, इंडियन एक्ट्स ने IT एक्ट 2000
अमेंडमेंट इन द 5 Feb 2009 को इसको अमेंड किया गया था, इसमें अमेंडमेंट लेकर आया था और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक साइन है उसको रिप्लेस कर दिया गया था डिजिटल साइन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो साइन बोलते थे उसको अब क्या बोला जाएगा, डिजिटल हस्ताक्षर बोला जाएगा। आ जाइए यहाँ पर, अब देखिए ये अच्छे से इसको याद रख लीजिए 66F। ठीक है, 66F किससे डील करता है, साइबर आतंकवाद से, साइबर टेररिज्म से डील करता है, ये अच्छे से याद करना है 66F। ठीक है, आ जाइए अब यहाँ पर देखो साइबर आतंकवाद की जो ये डेफिनेशन है, इसमें क्या है, साइबर स्पेस, इसको क्या है 2005 में प्रकाशित एडवांस लॉ लॉक्सिकन में प्रकाशित किया जाए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा तो इतना ज़्यादा डेप्थ में ना जाए, कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने लिख दिए हैं, बस यही है। जैसे कंप्यूटर से तात्पर्य क्या होता है, तो कंप्यूटर से तात्पर्य इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, तेज गति डाटा का आदान करने वाला ऐसा कोई यंत्र या डिवाइस जो क्या है गणितीय, तार्किक, संग्रही कार्य करने में सक्षम होता है, उसे ही हम कंप्यूटर डिवाइस बोलते हैं। अब यहाँ देखिए इसको एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लें, और इसमें भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा है इतना, तो ये 3 पॉइंट्स याद रख लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला है संवाद सेवाओं के माध्यम, संवाद सेवा मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए जो आप जो भी माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, चाहे टेलीग्राम का इस्तेमाल करें, चाहे यूट्यूब का इस्तेमाल करें, किसी भी मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं संवाद करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आपने प्रतिबंधित सूचनाएं, कोई रिस्ट्रिक्टेड की गई सूचनाएं हैं जिनको ऐसे बोला गया है कि इन सूचनाओं को आप प्रकाशित नहीं कर सकते, अगर आपने उनको प्रकाशित कर दिया तो आपको दंड प्रावधान किस धारा के तहत आपको दंडित किया जा सकता है, तो धारा 66A। ठीक है, 66A के तहत आपको दंडित किया जा सकता है। दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा आपको निजता भंग, जो प्राइवेसी ब्रीच करते हैं तो उसका प्रावधान किस में दे रखा है, 66E के अंदर दे रखा है। ठीक है, ये याद रख लें। और साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद, इसको किस में दे रखा है, 66F के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद कर लें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि एक बार ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, अब देखिए अगर किसी ने सूचना तकनीकी कानून के प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, धारा 78 में ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर किसी ने सूचना तकनीकी कानून का उल्लंघन किया है तो इसकी जाँच करेगा कौन, इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर या उससे हायर पोस्ट का ऑफिसर ही इसकी जाँच करेगा। ठीक है, कौन करेगा, इंस्पेक्टर इसकी जाँच करता है या उससे हायर पोस्ट का ऑफिसर ही इसकी जाँच करेगा, नीचे के कांस्टेबल हो या फिर वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट है ना। और यहाँ पर ये भारतीय दंड संहिता IPC में साइबर अपराधों को से संबंधित प्रावधान दे रखे हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हालांकि ये जो ऊपर जितने पॉइंट्स बताए गए यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम वहीं वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर में। तो देखिए ये आपका क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का हमने थोड़ा सा क्विक रिवीजन किया है जिससे आपको ये पॉइंट एग्जाम में याद रहे। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। मेरा बस ये टारगेट है कि आपको ये वापस से रिवाइज करा दूँ। अगर आप सोच रहे हो कि यार इनको कौन पढ़ेगा, टाइम है नहीं और कितना सारा लिखा हुआ है, तो आप ये 10-12 पॉइंट है इनको भी याद कर जाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। चलो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।